हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। वीडियो स्किप करने से पहले आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए जिन क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पॉज करके एक बार इन सभी क्वेश्चंस को बना लीजिए और यदि 30 सेकंड से पहले बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इन सभी इन सभी क्वेश्चंस को आसान तरीके से बनाने का तरीका हम लोग देखेंगे। पहला सवाल है, राकेश ने 1320 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक को 16% हानि पर बेचा और दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा। तो आप कहेंगे एक को 16% के हानि पर बेचा और दूसरे को 16% के लाभ पर बेचा, यानी कि हानि का प्रतिशत और लाभ का प्रतिशत बराबर है, तो यहाँ पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन ऐसा कंडीशन तब होता है जब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि बोले तो सीपी जब आपका समान रहता है, तो ऐसी स्थिति में आपका लाभ जितना है, यदि x% का लाभ हो रहा है और x% की ही हानि हो रही है, तो ऐसी स्थिति में ना लाभ होता है ना ही हानि। लेकिन जब हम लोग देखेंगे सवाल को, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, और जब विक्रय मूल्य समान होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ जब क्रय मूल्य समान होता था तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन जब कहेगा कि एसपी सेलिंग प्राइस जब समान रहेगा, ऐसी स्थिति में तो इसको हानि होता है, और वो हानि का प्रतिशत कितना होता है, x²/100, इतने की हानि होती है। लेकिन अभी जो हम सवाल देख रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। राकेश ने दो वस्तुएं 1320 रुपये में खरीदी है और एक को 16% के लाभ और दूसरे को 16% के हानि पर बेच रहा है, जहाँ की दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो ऐसे सवाल को बनाने का आप तरीका जानते होंगे। पहला वस्तु है, दूसरा वस्तु है। अब हम लोग पहले वस्तु के सीपी और दूसरे वस्तु के एसपी की यदि हम लोग बात करें, तो मान लेते हैं यदि पहले का सीपी है 16% के लाभ और 16% की हानि, मतलब कि आप कहेंगे 84/100, और इसको काटेंगे तो आपको सीपी आएगा 25 और उसको बेचे हैं आप 21 रुपये में। 16% का लाभ मतलब कि 116% में बेचे हैं, यानी कि आप खरीदे थे उसको 25 रुपये में और बेचे हैं उसको आप 29 रुपये में। अगला क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। दोनों का विक्रय मूल्य समान का मतलब है कि आप इसको कर दीजिए 29 से गुना और नीचे वाले को कर दीजिए 21 से गुना। ये 29 केवल एसपी से गुना नहीं हुआ है, बल्कि इधर सीपी से भी गुना हुआ है, और इधर 21 जो है वो केवल 29 से नहीं बल्कि 25 से भी मल्टीपल है। ये दोनों देखते हैं। अब क्या कह रहा है, 1320 रुपये में उसने दो वस्तुएं खरीदी, मतलब ये 1320 जो है वो क्या है, तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य। ये 29 हमने कहा कि इसके साथ भी मल्टीपल है, और 21 जो है इसके साथ में भी। इस दोनों को जोड़िए, जोड़ना आसान है। कैसे, आप 25 कॉमन ले लीजिए और जो बचता है उसको आप जोड़ लीजिए, तो यहाँ आपका 29 1 30 20 50। हमें क्या कह रहा है, दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो यानी दोनों के बीच का अंतर, फिर से यहाँ आप 25 कॉमन ले लीजिए और इस दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो आपको आता है 29 में से 21 गया, यानी कि 8। अब इसको ही हल कर लीजिए, यही आपका आंसर दे देगा। 25 से 25 काट दीजिए और फिर यहाँ पर 0 से 0। अब साथियों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, 132/5 है और यहाँ पर गुना 8 है। 5 से जब भी भाग देने की बात आए तो ऐसा करिए कि आप ऊपर वाले को 2 से गुना कर दीजिए और नीचे भी यहाँ 2 से गुना कर दीजिए। ये 8 और 2 गुना होकर के ये हो जाएगा 8 दूनी 16। 16 को डायरेक्ट 132 से गुना कर दीजिए। 16 दूनी 32 के 2 बाकी 3, 16 तिया 48 3 51 के 1 बाकी 5, 16 5 21। इतना लगा करके आप नीचे में जो 10 दिख रहा है उसके लिए पॉइंट लगा दीजिए। यही दोनों के वस्तुओं के क्रय मूल्य के बीच अंतर है। फिर से बार समझते हैं साथियों, सवाल को हम कैसे बनाएं। जितना प्रतिशत हानि पर बिक रहा है सामान, उतना ही प्रतिशत का लाभ भी हो रहा है दूसरे वस्तु पर। यदि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता तो ना लाभ होता ना हानि होती। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। क्रय मूल्य समान होता तो ना लाभ होता ना हानि होता, लेकिन यहाँ पर क्रय विक्रय मूल्य समान है,
तो ऐसी स्थिति में उसको जो हानि होता है वो x² 100, x का मतलब 16 का स्क्वायर बटे 100। लेकिन सवाल हमारा ये नहीं था, सवाल ये था कि दोनों के क्रय मूल्य के बीच का अंतर बताइए। तो पहले स्थिति में क्या हो रहा है, 16% की हानि हो रही है, यानी कि उसको 84% पर बेचा जा रहा है, यानी कि उसका कीमत यदि 25 था तो उसको बेचा जा रहा है 21 रुपये में। दूसरी स्थिति में 16% का लाभ हो रहा है, मतलब उसको बेचा जा रहा है 116% पर, यानी कि यदि क्रय मूल्य उसका 25 है तो एसपी जो है वह 29 है। और साथ ही करें दोनों का विक्रय मूल्य समान कर दीजिए। समान करने का मतलब इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में एलसीएम नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 29 को 21 से गुना कर देंगे और 21 को 29 से गुना कर देंगे। 29 केवल एसपी से गुना नहीं होगा बल्कि यहाँ सीपी से भी गुना होगा। 21 केवल एसपी से नहीं होगा बल्कि यहाँ सीपी से भी होगा। सवाल में हमें दे रखा था कि दोनों वस्तुओं का जो कितने में खरीदा गया था, 1320 रुपये में, यानी कि दोनों के क्रय मूल्य का योग कितना है, 1320। तो 1320 जो है वो इन दोनों का योग है। 25 कॉमन ले लीजिए, 29 और 21 को जोड़ दीजिए, ये आपका आ जाएगा। फिर करें दोनों के बीच का अंतर बताइए, यानी कि इस दोनों के अंतर के लिए अब दोनों में कॉमन 25 ले लीजिए और इन दोनों को घटा दीजिए 8, तो 25 गुना 8। सवाल को हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 211.2। दोनों के वस्तुओं के बीच क्रय मूल्य का यही अंतर है। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये कैलकुलेटिव आपको दिखेगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का उतना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं। तरीका डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सवाल को बनाते हैं। सवाल देखिए क्या कह रहा है, दो वस्तुएं हैं, दोनों को 34,404 रुपये प्रत्येक की दर से बेची जाती है। सीधा सा बात समझ में आ रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। एक को बेचा जा रहा है 41% के लाभ पर और दूसरे को बेचा जा रहा है 39% के हानि पर। अब पूछ रहा है कि आखिर बताइए कि अंततः उस पर लाभ हुआ या हानि प्रतिशत हुआ। आप पढ़े होंगे जब भी प्रतिशत पूछा जाए, एवरेज पूछा जाए, तो वहाँ में ओरिजिनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल आप सही सुने हैं, यहाँ पर हमें 34,404 से हमें कोई मतलब नहीं है। देखते हैं कैसे मतलब नहीं है। फिर से स्थिति वही बनता है, पहली वस्तु और फिर दूसरी वस्तु। पहले वस्तु का सीपी यहाँ लिखिए और एसपी यहाँ पर लिखिए। एक को कह रहा है 41% के लाभ पर, यानी कि उसको 141% में बेचा जाता है। 100 रुपये है तो उसका कीमत कितना में बेचा जा रहा है, उसको 141 रुपये में। दूसरे को 39% की हानि पर बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर उसने 100 रुपये में ख़रीदा तो उसको बेचा कितने जा रहा है, 100 से 39 को घटा लीजिए तो 61 रुपये में उसको बेचा जा रहा है। फिर साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। कह तो नहीं रहा है, लेकिन आप यहाँ से समझ जाएंगे कि प्रत्येक की दर जो है वो समान है, बेचने की दर 34,404। तो दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे। कैसे, ऊपर वाले को 61 से गुना करिए और नीचे वाले को 141 से गुना करिए। केवल आप 61 को इससे नहीं बल्कि यहाँ भी आपको गुना करना होगा और 141 को यहाँ भी आपको गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ से यदि आप टोटल क्रय मूल्य यदि आप देखिएगा, कुल क्रय मूल्य की यदि हम लोग बात करें तो इस दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 100 कॉमन ले लीजिए और बचेगा 141 और 61, इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाता है 202। ठीक है, तो 202 इस पर डबल शून्य, ये हो गया आपका सीपी। वहीं पर यदि हम लोग एसपी की बात करें तो यहाँ आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। लेकिन ज़रा ठहरिए, ये आपका सीपी आ रहा है और यहाँ हमारा एसपी आ रहा है, तो क्यों ना हम लोग एवरेज ले लें। एवरेज के लिए चूँकि दो वस्तुएं हैं तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। चलिए 2 से यहाँ पर हम भाग कर देते हैं, 10100। फिर एसपी के लिए हम यहाँ भी 2 से भाग यदि कर देंगे, दोनों को आधा कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी दोनों को गुना करिएगा तो इसको गुना करना काफ़ी आसान है। आप 61 को आप 60+1 करके भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो गुना करने का तरीका एक वीडियो हमने डाल रखा है, वहाँ से आप कर सकते हैं। सबसे पहले 1 को 1 से गुना करिए तो 1 आता है, फिर 1 को 4 से करिए और 6 को 1 से करिए तो 6 4 10, 1 आता है। फिर आप 1 को लेके जाइए 1 के पास में और हमारे पास 1 पहले से है और 6 चौके 24, 1 25 से 26 के 6 बाकी 2 और 6 को अब उठाइए, 6 को 1 से गुना करिए
और फिर इस पर इसके साथ में आप 2 लगा दीजिए तो 8601 हो जाता है। यानी कि अब आपका क्रय मूल्य कितना है, 10,100 है और उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 8,601 है। तो सीधी सी बात दिख रही है कि यहाँ उससे क्या हो रही है, तो हानि हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत ही तो हमें चाहिए, लॉस प्रतिशत चाहिए। तो आखिर इसमें से घटा दीजिएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और उसके बाद फिर 10 में से 6 गया 4, और 9 में से 8 गया 1। जब भी हम लोग लॉस प्रतिशत निकालते हैं या लाभ प्रतिशत निकालते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर लेते हैं। तो इसलिए आप नीचे में लिखिएगा 10100। अगर इसको आप प्रतिशत में बदलने चलिएगा तो 2 शून्य से कट जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए सामने आपको लग सकता है कि इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ऐसा कुछ नहीं है। आप नीचे वाले को एक कम कर दीजिए, नीचे वाले को एक कम कर दीजिए, एक इसका हटा ही दीजिए तो आपका आंसर कितना आता है, 14.99। चूँकि आप नीचे वाले को एक घटाए हैं यानी कि आपका जो आंसर आया है वो ज़्यादा आया है। इससे कम होना चाहिए, ये ज़्यादा है ये नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा है ये नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों का, एक ही घटाए, ज़्यादा नहीं घटाए, इससे कम जो आया है नीचे वाले को कम किए तो ये ज़्यादा आ गया, इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम का मतलब इतना भी कम नहीं होना चाहिए। तो आपका एक ही आंसर बचता है 14.8। साथियों इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है। अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। साथियों ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल में कह रहा है राधिका ने एक वस्तु को इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर ये अंकित करती है। फिर लागत चूँकि 15% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य जो है उसको 10% उसमें वृद्धि कर देती है। तो पूछ रहा है उसका बताइए प्रतिशत लाभ क्या है। तो सीधा सा समझिए, सीपी कितना था पहले, शुरू में था वो 100 रुपये और बेच कितने में रहा था, तो 20% के ज़्यादा तो 120 रुपये में बेच रहा था। अब क्या हुआ कि क्रय मूल्य 15% बढ़ गया, यानी ये हो गया 115, और विक्रय मूल्य जो है ये भी 10% बढ़ जाता है। इसका 10% 12 इसी में जोड़ दीजिए, आपको आ जाता है 132। अब पूछ रहा है बताइए कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। आपने ख़रीदा 115 रुपये में, बेचा है 132 रुपये में, पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन इसका जो आंसर होगा वो कैलकुलेटिव टाइप का बनेगा, इसलिए हम आपके सामने ये सवाल लाए हुए हैं। बताइए यहाँ कितना इसको लाभ हो रहा है। 115 से 32 जाने में 7, 22, 10, 32, यानी कि इसको 17 रुपये का लाभ हो रहा है। 17 रुपये का लाभ हो रहा है किस पर, 115 पर। इसी को तो प्रतिशत में बदलना है। अब ज़रा सोचिए, 115 जो है, 115 का यदि आप 10% निकालते हैं तो आप क्या कह पाइएगा। 10% आपको पता होगा। एक छोटा सा मैं आपके सामने एक 480 का यदि हम लोग 10% बोलें, आप कहिएगा 48। 10% का मतलब है कि इसमें एक अंक के बाद यहाँ पर शून्य लगा दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 480 का 10% कितना, 48। उसी तरह से हम कहेंगे 520 का 10% बताइए कितना होगा, 52। वहीं पर यदि हम लोग 520 का 5% बोलेंगे तो 10% ये आया, इसका आधा कर दीजिए 26, ये हो जाएगा आपका 5%। बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए 115 का यदि हम लोग 10% कहें तो आप कहिएगा 11.5। 10% से ये ज़्यादा होगा। अच्छा, अब अगर यदि हम लोग 5% की बात करें तो कहिएगा कि इसका आधा, 11 का आधा 5.5, 0.5 का आधा 0.25, सबको जोड़ेंगे 5.5, 0.25 तो आपको मिलेगा 5.75। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 5, 7, 5 12 के 2 बाकी 1, 5 1 6 1 7, 17.25। अब देखिए यदि हम लोग इसके 15% की बात करते हैं तो हमें 17.25 आ जाता है, जबकि हमारा 17 पर ही काम चल रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो 15% से कम होगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
इतना भी ज़्यादा कम नहीं हो सकता, आपका आंसर आ जाता है बस एक ही ऑप्शन। ये सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ऐसा कभी मत सोचिएगा हम आपके लिए कोई भी क्वेश्चन फालतू का क्वेश्चन लाते हैं। सभी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछता है, उन्हीं सब सवालों को आपके सामने हम लाते हैं। अब किसी के मन में सवाल आएगा कि नहीं ये नहीं हुआ, थोड़ा सा में एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो अब ज़रा सोचिए 0.25 ज़्यादा आ गया ना, 0.25 ज़्यादा आ गया। अब बताइए 0.25 115 का कितना गुना, चलिए हम इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग 115 का 1% मात्र बोलें, 115 का 1% बोलें तो आपको एक 1.15, ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर हम लोग 0.1% बोलें तो आप कहिएगा 0.115, जबकि हमारे पास क्या है 0.25, यानी कि आप कहिएगा इसको यदि हम लोग गुना कर दें तो 0.2% हो जाएगा, और इसको गुना कर दीजिए तो 0.225, यानी कि 0.2% बस कम कर दीजिए। 0.2% यदि आप कम कर दीजिएगा तो हम एक्जैक्ट वैल्यू के पास में होंगे। 15 को 0.2 कम करिएगा यानी कि 14.8। ये जो है इससे ज़्यादा है ना, तो 0.2 से ज़्यादा, तो 0.2 से तब हमें 15 से आप 0.2 घटाइएगा तो 15.8, यानी कि एकदम हम 14.8, यानी कि एकदम हम लोग करीब पहुंच चुके हैं हम अपने आंसर के। साथियों, इस तरह के सवाल को इसी तरीके से बनाना चाहिए। आपके सामने जो कोई भी टॉपर दिखते हैं वो सभी सवालों को इसी तरीके से बनाते हैं। परसेंटेज के साथ किस तरह से हमने खेला है उस चीज़ को आप भी बारीकी से देखिए। यदि आप नहीं समझे, वीडियो को दोबारा देखिए। अगले सवाल पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल इजी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन करने का तरीका ये इस सवाल को इजी बना सकता है। आइए देखते हैं कैसे। सवाल में कह रहा है कि 200 छात्र हैं, उन लोगों की औसत आयु है 83.3 वर्ष। 42% छात्र जो हैं वो कौन है, लड़के हैं, और बाकी जो बचे 58% वो है लड़कियां, और दोनों के औसत आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। ये बॉयज़ का है, ये गर्ल का है, और पूछ रहा है लड़कियों की औसत आयु कितनी है। ऑप्शन भी दिया हुआ है 65, 52, 89, 117। आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा हुआ है। देखते हैं सवाल को हम कैसे कर पाएंगे। इस सवाल में जो हम लोग तरीके लगाने वाले हैं वो हम लोग चिरचिरी मेथड लगाने वाले हैं। चिरचिरी का मतलब हम लोग 2 लकीर बनाते हैं, ठीक है। आपको पता होगा नीचे में यहाँ पर जब भी रखते हैं तो हम लोग एवरेज रख सकते हैं, रेट रख सकते हैं, प्रतिशत रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को रख सकते हैं। भिन्न को भी हम लोग रख सकते हैं। तो एवरेज देखिए, बॉयज़ और गर्ल, एक तरफ बॉयज़ है दूसरी तरफ गर्ल है। बॉयज़ का एवरेज दिया हुआ है 11, इसमें आप एक्स लगा दीजिए। गर्ल का एवरेज दिया हुआ है 13, एक्स लगा दीजिए। बॉयज़ की संख्या दी हुई है कितनी, प्रतिशत में भी तो दी हुई है ना 42, और गर्ल की 58। अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा आपका 29। एक 21 दूसरा 29। अगर टोटल क्लास की हम लोग औसत आयु की बात करें तो वह है आपका 83.3। ठीक, अब हमारा सवाल बिल्कुल ऐसे ही बनने वाला है। देखते हैं कैसे। आपको पता होगा कि इन दोनों को गुना करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं, जितना आया उसमें हम लोग इन दोनों के योग को इससे गुना कर देते हैं। साथियों, ये सभी सवाल जो हम बता रहे हैं, आप इस वीडियो में यदि आप बने हुए हैं तो आपका बेसिक थोड़ा पढ़ा हुआ ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाला है। यहाँ में 200 से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें औसत आयु के बारे में बात किया गया है। यहाँ हम लोग इससे भी कम चला लेंगे और इससे ही हमारा सवाल बनने वाला है। 200 का यदि हम लोग यूज़ करेंगे, 200 यदि नहीं भी दिया रहता तो भी हमारा सवाल ये बन जाता। देखिए 21 को आप करिए 11 से गुना, तो आपको पता है किसी भी संख्या को 11 से गुना करने का नियम 1 2 1 3 फिर 2, ये x हो गया। फिर आप 29 को 13 से गुना करिए, 29 दिया 87 के साथ बाकी 8, 29 8 37, ये आपका ये हो गया। इस दोनों को जोड़िएगा तो 50 आएगा। 50 को जब इससे गुना करिएगा तो एक शून्य ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट
5 से मल्टीपल हो जाएगा। आप इस दोनों को जोड़िएगा तो 7 1 8, 7 3 10, शून्य बाकी 1, 3 2 5 1 6, इतना बराबर 833 गुना 5। अब हमें चाहिए x, कैसे निकलेगा? 833 गुने 5 बटे 608। अब हमें ये नहीं चाहिए बल्कि चाहिए लड़कियों की औसत आयु, यानी कि 13x चाहिए, यानी कि आप इधर 13 से गुना कर देंगे। जब इधर 13 से गुना करेंगे तो इधर भी आपको 13 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपने गलती कर दी है। कभी भी ऐसी स्थिति में आप देखिए, यहाँ पर ऐसा था, आप इन दोनों गुना कर दीजिए, 65। यहाँ आपको देखने से पता चल रहा है कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन यहाँ आपको करना पड़ सकता है। साथियों, ऐसी ही स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, सारा सवाल तो बना लिए, सारा सवाल हम लोगों को समझ में भी आ रहा है, लेकिन लास्ट में जब कैलकुलेशन की बात आती है तो हम लोग पीछे खिसक जाते हैं। ये गलती नहीं करना है। क्यों? ज़रा देखिए, अभी तुरंत हमने क्या देखा था कि इसके साथ में था 0.5, यहाँ पर था 5, और अभी जो आया था इन दोनों को जोड़ने पर भी हमें 50 आया था, ये हमारा 50 था, है ना। अब देखिए ऐसी स्थिति में यदि आपको ऐसा कुछ बने, ऐसा कभी बने, तो यहाँ पर भी आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन को आसान करने के लिए ये चीज़ पहले से दे रखा है, तो यह जो दे रखा है वो ये है, ऐसा फिर से हम उसको वैसे ही कर देते हैं जैसा ये था वैसा ही हमने कर दिया। हालांकि ये चीज़ आप तभी करेंगे जब आप क्वेश्चन को यानी कि कैलकुलेशन को ईजी बनाना चाहते हैं। अब देखिए 83.3 और फिर 650 और 608। अब आप तुलना करिए, अब आप इस सवाल को कैलकुलेशन के तौर पर तोड़िए। देखिए तो क्या ये 650 608 के एक गुना के आसपास में है, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, यानी कि 83 के ही आसपास में होना चाहिए। 117 नहीं आ सकता है, 52 नहीं आ सकता है, मतलब कि 83.3 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, 83.3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप कहेंगे 52 तो बिल्कुल नहीं होगा, 83.3 से कम है, ये भी नहीं हो सकता है। अब सवाल आता है क्या 89 और 117 इन दोनों में से क्या हो सकता है? ज़रा सोचिए, 650 जो है वो 608 का कितना गुना है? एक गुना किए तो कितना बचा हमारे पास? 42। 42 जो है वो 608 का 1% है क्या? मतलब एक गुना भी है क्या? नहीं। 0.1 गुना है क्या? जी नहीं, 0.1 से भी कम है। फिर भी हम लोग 0.1 भी लेके चलते हैं तो 1.1 आता है। अगर आप इस दोनों को जोड़ते हैं तो आपको ऐसी स्थिति में 83.3 और फिर 0.1 से जब आप गुना करते हैं तो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। ये भी आप ज़्यादा जा रहे हैं, अगर इसको कुछ करेंगे तो 91 से आपका आंसर कम होना चाहिए। तो ऐसे माफ़ करिएगा, 91 से आपका कम होना चाहिए। और ज़रा देखिए 117 91 से कितना दूर है, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका एक ही ऑप्शन 89। साथियों, ऐसे सवाल में हम लोग लास्ट में आंसर जब बात आती है वहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। तो इन सवालों को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि आप ऊपर में जो भी संख्या हैं उसको नीचे वाले के आसपास में ला के खड़ा कर दीजिए और फिर उसके अनुसार आप पॉइंट उसमें लगा करके सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल को आसान करने के लिए इसके साथ में पहले से ही 0.5 लगा हुआ था, पॉइंट यहाँ लगा हुआ था और यहाँ 5 था, लेकिन हम आप लोगों के सामने इसको पॉइंट को हटा करके दिखाए कि सवाल कितना कैलकुलेटिव हो सकता था। और फिर जब लोग पॉइंट लेकर के आए, सवाल काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया। एक और सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। आप ऐसे सवाल को यदि आप घर पे करेंगे, बिना किसी मेंटर के करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। देखिए सवाल काफ़ी इजी है। कर लेने के बाद 33 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना? 74। प्रथम 17 संख्याओं का औसत 72.8 है। अंतिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। कह रहा है 17वीं संख्या नहीं चाहिए इन्हें। कह रहा है यदि 17वीं संख्या को बाहर रखा जाए और शेष संख्याओं का औसत निकाला जाए तो शेष संख्या का औसत क्या हो जाएगा?
72.9, 71.6 और 70.8, 73.4। अब इस सवाल को देखिए, 33 संख्याओं का औसत यदि देखिएगा तो दिया हुआ है आपके सवाल में 74। प्रथम 17 संख्याओं का औसत जो है वो दिया हुआ है 72.8%। अंतिम 17 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 77.2%। एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के सामने। 8 संख्याओं का औसत 16 है और अन्य 8 संख्याओं का औसत 32 है। तो बताइए, 32 है तो बताइए 16 संख्या का औसत कितना होगा। तो याद रखिएगा इन दोनों के जोड़ दीजिए, 40, 48, 48 को आधा कर दीजिए 24। ये आंसर बिल्कुल सही है। 8 संख्या का औसत यदि 16 है, फिर अगले दूसरे किसी 8 संख्या का औसत यदि 32 है, तो टोटल 16 संख्या का जो औसत हो जाएगा वो इन दोनों के योग को आधा कर दीजिए, 40, 48 का आधा 24। बिल्कुल यहाँ भी हम लोग वही चीज़ अपनाने वाले हैं। 17 संख्या का औसत, 17 संख्या का औसत, यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि हम लोग यहाँ से 34 संख्या का औसत की बात करें तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 140, 149, 150। 150 को यदि आप आधा कर देंगे तो यहाँ आपको 75 आ जाएगा। ज़रा सोचिए, इसमें 33 संख्याएं हैं और उसका औसत है 74। यहाँ पर 34 संख्याएं हैं, उसका औसत है 75। 34 का मतलब क्या, 17वीं संख्या जो है वो एक बार नहीं, वो यहाँ पर 2 बार आ चुका है। 17वीं संख्या जो है वो 2 बार आ चुका है, संख्या है उतना ही। तो ये जो 34 जो आप दिख रहा है ना, ये इसमें 33 संख्या तो है ही, साथ ही साथ 17वीं संख्या भी है। उसी की वजह से औसत जो है वो एक बढ़ जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है। अब आप लोग एवरेज को यदि आप बढ़िया से बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि 17वीं संख्या का मतलब है 17वीं संख्या के आने से, 17वीं संख्या के दोबारा आने से औसत यदि एक बढ़ जा रहा है तो पहले कितना था 74, यानी कि 74 देने के बाद एक बढ़ जाता है, यानी कि एक एक इसे बाकी 34 को देने का पावर था। तो 17वीं संख्या ये हो गई। आपके एग्जाम में यदि पूछा जाए 17वीं संख्या को बताइए तो आपका यही हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, 17वीं संख्या को हटा दिया जाए, तब बताइए औसत क्या होगा। अब देखिए, शेष संख्याओं का औसत, यानी कि हम लोग आंसर की, हम लोग सीधे सीधे आंसर की बात करें तो 74 में से आप 17वीं संख्या को हटाइए। 74 में से 17वीं संख्या को हटाइए। तो 74 में से यदि हम 17वीं संख्या को हटाएंगे तो चूँकि उनका पावर है 74 ही ले जाने का, 74 लेके चला जाएगा, लेकिन वो असल में 17वीं संख्या जो 74 नहीं है बल्कि 74 प्लस 34 है, यानी कि 34 जो है, यानी 34 जो है बाद बाकी 32 को मिल करके उसे देना पड़ेगा और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 34 जो है वो 32 का 1 गुना पॉइंट कुछ है, यानी कि 74 में से 1 घटाइए 73, 73 में से 1 घटाइए 72, 72 पॉइंट समथिंग के आसपास में होगा, लेकिन कंफर्म हमें ये भी नहीं पता है लेकिन 74 से कम ही होगा और एक 1 पॉइंट यानी कि 72 से नीचे भी नहीं होगा। 72 से नीचे ये है, 72 से नीचे ये है और यहाँ पर देखिए 72 से नीचे भी नहीं होगा और यहाँ पर देखिए तो 73 पॉइंट समथिंग है हमारा आंसर, तो ये भी नहीं होगा, केवल और केवल 72.9 होगा। अब देखिए 1 गुना लेने के बाद हमारे पास कितनी संख्या बचती है, 2। 32 का कितना गुना है, यदि आप 1.1 कहेंगे तो 0.1 से भी, इसके 0.1 से भी थोड़ा सा कम, यानी कि फिर भी आप 0.1 भी लेके चलेंगे तो 74 में से आप
एक घटाएंगे 73, 73 में से एक 72, 72 में 72.9, सीधा सीधा आपका आंसर पर आप पहुँच रहे हैं। साथियों, ये सभी सवाल काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं और एग्ज़ाम में आपका पसीना निकालने के लिए, आपको थकाने के लिए, आपका दिमाग ख़राब करने के लिए ये सभी सवाल काफ़ी हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चन लाते रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद।